प्लेन, स्कूल सब बंद। 20 अप्रैल के बाद गांव में खुलेंगे कल कारखाने। लॉकडाउन के दूसरे फेज की गाइडलाइंस जारी। नई गाइडलाइन के बाद भी मझधार में प्रवासी मजदूर। राहुल गांधी केंद्र सरकार से की मांग, घर पहुंचाने के लिए करें कोई समाधान। राजस्थान में कोरोना से 12वीं मौत। एसएमएस हॉस्पिटल में 58 साल की महिला ने तोड़ा दम। आज 29 नए पॉजिटिव केस आए सामने। डरने की जरूरत नहीं, टेस्ट के लिए आगे आए जयपुराइट्स। सीएम गहलोत की अपील, कहा बेहतर सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल है तैयार। मुश्किल में तबलीगी जमात। मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। 1900 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। और संकट की घड़ी में मदद को आगे आए लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने की पीएम केयर्स फंड में दान की अपील। सीएम गहलोत ने भी राहत कोष में मांगा सहयोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात मरुधरा में कोरोना काल की। राजस्थान में आज 29 नए केस अब तक सामने आए हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। जयपुर में आज 58 साल की महिला ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर केसेस जो आज आए हैं उनकी बात की जाए तो जयपुर में 15 मामले सामने आए हैं। जोधपुर में और कोटा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 1034 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक की मौत आज हुई है। ठीक होने पर 74 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। और मैप के जरिए आप मैप के जरिए आप देख सकते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस मिले हैं। सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में सामने आए हैं। 468 कोरोना पॉजिटिव केस यहां सामने आए हैं। जोधपुर में 156 केसेस हैं, जिसमें ईरान से आए 54 लोग भी शामिल हैं। कोटा में 64 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। टोंक में 59, बांसवाड़ा में 59, बीकानेर में 34, झुंझुनू में 32, जैसलमेर में 30 पॉजिटिव मिले हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में 28 केस आए, जिनमें से 24 ठीक हो चुके हैं। 2 की मौत हुई है, 2 का इलाज जारी है। और अब मैप में ही देखिए राजस्थान के किस किस जिले में कोरोना का संक्रमण कितना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग कैटेगरीज रंगों के आधार पर हमने बनाई है। रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी। कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से इलाके हॉटस्पॉट हैं, वो इसमें साफ हो रहा है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा। सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी हैं, साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है। SEZ में काम शुरू हो सकता है। ई-कॉमर्स, कुरियर सेवाओं को राहत दी गई है। जरूरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक रहेगी। ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही हो सकेगी। बस, रेल, मेट्रो, विमान सेवाओं पर रोक जारी है। स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर कुछ और गतिविधियों को छूट मिल जाएगी। आवश्यक सेवाओं के लिए आने जाने की इजाजत। सार्वजनिक परिवहन जो हैं वो बंद रहेंगे। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, वो आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं। रेल बंद, ATM खुले रहेंगे। प्लेन उड़ान नहीं भर सकेंगे। वहीं बैंक
खुले रहेंगे। स्कूल या शिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस, इन पर ये बंद ही रहेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल्स को बंद रखा गया है। जिन जगहों पर गैदरिंग हो सकती है उनमें से एक मॉल, वो भी बंद ही रहेगा। अस्पताल लगातार कोरोना योद्धा खुले रहेंगे, डटे रहेंगे, डॉक्टर्स डटे हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं गाइडलाइंस के अनुसार क्या चीजें नहीं मिलने वाली हैं और कौन सी सुविधाएं हैं जो मिल सकती हैं। लॉकडाउन के दूसरे अध्याय की गाइडलाइंस जारी हो गई है, लेकिन एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यानी मजदूर अभी भी मझदार में है। हजारों मजदूर यहां वहां अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और वो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, अपने गांव में पहुंचना चाहते हैं। अब जब लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुका है, ऐसे में धीरे धीरे उनमें बेचैनी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन और समाज सेवी जो लोग हैं वो उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन उन्हें घर सा महसूस नहीं हो रहा। कामकाज बंद है और इसलिए वो घर लौटना चाहते हैं। केंद्र की नई गाइडलाइंस में भी उनके लिए कुछ नहीं है। प्रवासी मजदूरों की वापसी का कोई प्रावधान फिलहाल नई गाइडलाइंस में सामने नहीं आया है। और साथ ही बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में केंद्र सरकार से अपील की कि कई राज्यों में हजारों मजदूर फंसे हैं, सभी लोग अपने घर जाने को लेकर परेशान हैं, उन्हें घर पहुंचाने के लिए केंद्र कोई व्यवस्था करे। देखिए, मजदूर लगातार मूवमेंट करते हैं, जहां काम होता है वहां पहुंच जाते हैं। काम के लिए वो अलग अलग राज्यों में पहुंचे हुए थे, लेकिन कोरोना का संकट जैसे ही गहराने लगा, लॉकडाउन का निर्णय लिया गया और लॉकडाउन के निर्णय के तहत उनका मूवमेंट देश के लिए फिजिबल भी नहीं था। ऐसे में उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है, न कमाने का साधन, न ढंग से रहने की व्यवस्था। हालांकि सरकारें अपने स्तर पर कोशिशें ज़रूर कर रही हैं कि उनकी बेचैनी कम हो, उनकी घबराहट कम हो, उन्हें खाना मिले, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, लेकिन मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। चूँकि कमाई के साधन पर, कमाई के ज़रिए पर रोक है, ऐसे में वो करें तो करें क्या। यहाँ रुकना नहीं चाहते, अपने इलाके में जाना चाहते हैं जहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। हालांकि आज केंद्र की ओर से गाइडलाइंस ज़रूर सामने आई। आपको याद ही होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजदूरों के हक की बात उठा चुके हैं। उन्होंने केंद्र से 2 बार अपील की है कि इन मजदूरों को लेकर कोई निर्णय लिया जाए, कम से कम एक बार कोशिश की जाए कि इन्हें इनके इलाकों तक पहुंचाया जा सके, इनके डेरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन फिलहाल एक जो उम्मीद थी कि शायद केंद्र की गाइडलाइंस में रियायत या छूट में इनका कोई जिक्र होगा, लेकिन ऐसे कोई जिक्र फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन कोरोना काल को लेकर तमाम तरह की हलचलों पर प्रधानमंत्री लगातार नज़र रखे हुए हैं और सीएम्स के साथ मीटिंग चल रही है। ऐसे में ये इशू उनके सामने अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान की ओर से उठाते रहे हैं।
जरूरत है, आश्रय की जरूरत है और कोशिश की जा रही है कि हर एक मजदूर तक चीजों को पहुंचाया जाए। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका। प्रताप सिंह जी, मैं कहना चाहता हूं कि मजबूरियां तर्क नहीं देखती। इस वक्त तर्क कहते हैं कि मजदूर जहां है वहां रुके रहें, लेकिन मजदूर मजबूर हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मजदूर मजबूर है और मजबूरी में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मजदूर के साथ खड़े होकर उसके दर्द को, उसकी परेशानी को समझें और इस तरह से परेशानी को समझें कि उसको लगना चाहिए कि मेरा एक परिवार है। आपको पता है, राजस्थान में जिस दिन लॉकडाउन हो रहा था दोबारा, उस वक्त हमने 2 दिन तक जब प्राइम मिनिस्टर मना किया, उससे पहले सारी बसें खोलकर रोडवेज से सब जगह लोगों को पहुंचाया। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने मजदूरों के साथ खड़े होकर ये सब काम किया। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सिर्फ मजदूरों के लिए जिस दिन 14 तारीख को अनाउंसमेंट होगा, उस दिन 14-15 को 2 दिन के लिए सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर सारे 10 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए सिर्फ मजदूरों को उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए सारा आवागमन खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि ये स्थिति आनी थी। मुझे लग रहा था मजदूर इकट्ठा होगा और वो मजदूर इकट्ठा हुआ, क्योंकि मजदूर के मन में जो जिस तरह का डर इस बीमारी ने पैदा कर दिया है, वो डर उसके मन में, वो भी घर जाना चाहता है। आप कितना ही राशन उसको उपलब्ध करा दो, सुविधा दे दो, सब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम सब लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मजदूर के कोई परेशानी हमें समझनी पड़ेगी। 20 तारीख को कुछ रिलैक्सेशन हम कर रहे हैं। मजदूर को एक डेट मिल जाए कि इस डेट को आपके लिए ये साधन होगा, आप यहां से वहां पहुंच सकते हैं, तो मजदूर की परेशानी दूर हो सकती है। और मैं ये मानता हूं कि लॉकडाउन में रहना होगा। इस वक्त जो भी व्यक्ति जहां भी मेरी आवाज सुन रहा है, मैं बहुत सीरियस एक बात कह रहा हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब, मैं न्यूज 18 के जरिए कह रहा हूं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बंद है। भगवान ने कहा मैंने तुझे दिमाग दिया है, उस दिमाग को काम में ले। मेरा बेटा कितना ही प्यारा हो, लेकिन मुझे मेरे बेटे का झूठा गिलास पीने का हक नहीं है। इस वक्त साइंस ये कह रही है कि प्रताप सिंह अपने मां से, भाई से, मेरे बेटे से मैं पीने का गिलास शेयर नहीं कर सकता। यदि वो मंदिर से भी उस गिलास को लेकर आया है तो भी मैं उसमें से उसको झूठा नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त एक थाली में खाना, झूठे गिलास में पीना, एक नल पर सब लोग हाथ पांव धोना, इन सब से हमें बचना होगा। क्योंकि मैंने ये देखा है मथुरा, वृंदावन, सब जगह, मक्का मदीना में वहां के जो मौलवी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश पूरे दुनिया में दिया है। उन्होंने साफ कहा कि साइंस और डॉक्टर जो कहते हैं वो डिस्टेंसिंग हम माने, हम एक घर में रहते हैं तो हम दूर दूर रहें। मैं मंदिर में पूजा करने जा रहा हूं मेरे घर में, तो मैं दूर दूर बैठ के पूजा करेंगे। हम नमाज करेंगे या पूजा करेंगे तो हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। पूजा करेंगे तो पानी मैं अलग लूंगा, नमाज पढ़ेंगे तो पानी मैं अलग लूंगा, और अलग पानी से ही हम पूजा पाठ करेंगे। उससे क्या होगा, हाथ धोने, मुझे मान लीजिए पूजा करने से पहले तो मैं मेरे पानी से हाथ धोऊंगा, मेरा बेटा अपने लोटे से हाथ धोएगा, तो हम दोनों अलग अलग लोटे से हाथ धोएंगे तो दोनों का पानी मिलेगा ही नहीं जी। इसी तरह से चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हम अलग अलग लोटा यूज में ले। ये बहुत सीरियस बात मैं कह रहा हूं जो आम आदमी को समझनी पड़ेगी। स्प्रेड कहां होता है, स्प्रेड इन्हीं गलतियों से हो रहा है। हम पर हाथ नहीं लगाएं, हम अलर्ट रहें। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूं। बस मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मुकेश गोस्वामी, संयुक्त सचिव है मजदूर संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह जी, आप ही से मेरा सवाल है। आपने कहा कि भगवान ने कहा है, दिमाग दिया है, और आपने ये भी कहा कि इस वक्त तमाम मोह माया को त्यागना भी होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिक, शायद कोई वैज्ञानिक कारण होगा, इसीलिए फिलहाल गाइडलाइंस में नहीं रखा गया है मजदूरों को के मूवमेंट को लेकर। आपके हिसाब से दिमाग क्या कहता है? देखिए, अगर मजदूरों का मास मूवमेंट करवाते हैं 1 या 2 दिन, तो हो सकता है जिन इलाकों में वो जाए वहां बेचैनी फैल जाए और उसके बाद किसी और तरह की स्थितियां उत्पन्न हो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं मजदूर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मास मूवमेंट की जो बात आ रही है, इनका सवाल बहुत बड़ा है
मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ा हुआ रहा हूं, मैं मजदूर साथियों का दर्द समझ रहा हूं। आप जिस स्टेट में बैठे हैं वहां बैठे रहिए। ये लॉकडाउन और ये बीमारी एक दूसरे के पूरक है। रोका इसलिए गया है जिससे बीमारी को खत्म किया जाए। इस वक्त गांव में, शहर में लोग खड़े हैं कि हम हमारे गांव में कोई नया आएगा तो उसको घुसने नहीं देंगे या फिर उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जब तक ये फैसला नहीं ले कि अब तक स्थितियां सुधरी है, तब तक आप अपनी जगह पर रहें। बेवजह किसी के मैसेज पर इकट्ठे नहीं हो। मजदूर साथियों, किसी भी मजदूर नेता का, जो नेता नहीं है उसका भी बेवजह झूठा मैसेज चलाने का उसको अधिकार नहीं है। मैं मजदूरों से जुड़ा हुआ हूं। जब तक सरकार की ओर से मीडिया में नहीं आए, तब तक जब ट्रेन और बसें शुरू ही नहीं हुई तो आपको इकट्ठे होने की जरूरत ही नहीं है। जहां आप रह रहे हैं, चाहे राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिहार में, चाहे गुजरात में, चाहे कर्नाटक में, केरल में, वो आपका घर है। हिंदुस्तान पूरा एक घर है। जहां आप रह रहे हैं वो आपका घर है, परमानेंट। आप वहां तो बंदी तोड़ना हो, आप कोई कैदी नहीं हो। आप इस हिंदुस्तान के नागरिक हो। मैं यदि बॉम्बे में मैं वहां रुका हुआ हूं तो बॉम्बे मेरा है। मैं जयपुर में हूं या मेरे जयपुर में हजारों मजदूर साथी काम करते हैं, उनसे पूछो क्या कमी है उनके पास। कोई दिक्कत नहीं आ रही है उनको। थोड़ा सा हमें संयम बरतने की जरूरत है। जब तक लॉकडाउन रहे, एक जगह रहने के लिए डॉक्टर और सरकार कह रही है तो रुके। इस तरह से बाहर निकल कर नहीं आए, क्योंकि ये एक जगह रोककर बीमारी को खत्म करने के लिए है। मजदूर साथी सब समझदार हैं। प्रताप सिंह जी, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है मजदूरों की। आपने कहा किस तरह की परेशानियां हैं, अगर कोई खाने पीने में दिक्कत या रहने में कोई दिक्कत है तो वो सरकार तक न्यूज पहुंचाए। मैं इसलिए एक बार डॉक्टर मुकेश गोस्वामी जी से बात करना चाहता हूं। मुकेश गोस्वामी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस वक्त हम सभी अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें। कहने का मतलब यही है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित तो घर में ही महसूस होता है। ऐसे में मैं ये पॉइंट समझ सकता हूं कि मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं? अगर मुकेश जी उनकी मनोस्थिति आप थोड़ा बता पाएं। लगता है मेरी आवाज़ मुकेश गोस्वामी जी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्रताप सिंह जी, मैं यही बात कर रहा था। देखिए, जो तस्वीरें मुंबई ने दिखाई वो कई ऐसे लोगों को जो घरबंदी में हैं या जो घर में रह रहे हैं, उनके लिए डराने वाली रही थी। हालांकि व्यवस्थाएं की गई होंगी और ये एक साइकोलॉजिकल केस ज्यादा है कि मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि घर में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। ऐसे में क्या समय समय पर उनकी दूर से ही सही लेकिन काउंसलिंग हो सकती है या उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा सकता है? जो स्वयंसेवी संस्थाएं घूम रही हैं उनको ये टास्क दिया जाए कि खाना देते देते पूछ लो और सरकार को इन्फॉर्म करो वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है इस देश में ऐसी भी कोई राज्य सरकार नहीं है जो खाने की व्यवस्था नहीं कर रही। सब जगह खाने की व्यवस्था हो रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हुई है, भामाशाह लगे हुए हैं। यदि नहीं हो रही है तो कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं। सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा देश काम कर रहा है, मेडिकल कर्मी काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति लगा हुआ है। और पड़ोस में कोई देखता है तो बाहर आकर खाना बना रहा है। वो भामाशाह जो अपना पैसा खर्च करके काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है। ये कहना कि कर रही होगी, ऐसा नहीं। 100% महाराष्ट्र सरकार भी सब व्यवस्थाएं कर रही होगी, 100%। ये कारण कोई भूख नहीं हो सकता। ये बात सही है कि मजदूर का भी मन वैसा ही है जैसा आपका और मेरा घर पहुंचना चाहता है। एग्जैक्टली। अब उसको समझाने की जरूरत है मीडिया के जरिए, सबके जरिए। ये कहकर, मैं खुद फील्ड में हूं, मैं नहीं मानता राजस्थान में, जयपुर में, बाकी जगह भी कोई कमी आ रही होगी। क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी, कोई भी आम आदमी, अब इस देश की परंपरा है, वो दूसरे को भूखा नहीं देख सकता। पूरी व्यवस्था, हाँ, लॉकडाउन के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है, कर्फ्यू क्षेत्र में उसमें राशन नहीं पहुंच पा रहा है या राशन नहीं, कुछ जगह आ सकती है, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन और बाकी अधिकारी कर रहे हैं। इसलिए कहीं मजदूर के मन में ये भावना आ गई है तो आती है जबरदस्त कि अपने घर चलो, ये बीमारी खतरनाक है, कुछ हो जाएगा, जो भी हो घर पे हो, मैं भी घर वालों के साथ रहूं। तो ऐसे में तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर निर्णय लेना होगा। मैं खुद मजदूर के पक्ष में हूं इस बात के लिए कि ऐसा कुछ रास्ता निकल जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं निकल रहा है और गवर्नमेंट को लगता है ये ठीक नहीं है बीमारी को खत्म करने के हिसाब से, तो फिर उसको मानना चाहिए मजदूर साथी को। ये इस वक्त सबको मानना पड़ेगा। ये जो टीवी पे
सोशल मीडिया पे जो डाल रहे हैं वो सुन लें, गलतफहमी निकाल दे। इस वक्त कोई भी यदि प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए या आपस में धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाति के लिए डालकर खुश हो रहा है, वो तैयारी कर ले जेल जाने की। इस संकट के समय में कोई ज्यादा चौधरी बन रहा है ना, इस बात को लेकर के मैं तो बहुत बड़ा ठिकानेदार हो गया, और वो ये समझता है कि मैं तो अब आज बीजेपी का ठेकेदार हूं या कांग्रेस का हूं। भैया किसी के मत बनो, मानव जाति को बचाओ। मैं यहाँ पर देखिए अच्छी चीजों का क्रेडिट देना भी बनता है प्रताप सिंह जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल से 24 से 48 घंटे के अंदर ऐसे लोगों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा भी है जिन लोगों ने विद्वेष फैलाने की कोशिश की, और इसके लिए खाकी और साइबर सेल बधाई की पात्र भी है। मैं डॉक्टर मुकेश गोस्वामी आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने पूर्व में आपसे बातचीत की कोशिश की, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं ये बात समझ सकता हूं कि इंसान को घर में ही सबसे सुरक्षित लगता है, लेकिन क्या मजदूरों के सामने समस्याएं हैं, अगर वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, तो यही वक्त है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि अभी के टाइम में हम जी रहे हैं, क्या हो रहा है कि लोगों के पास खाना नहीं है। बहुत सारे सामाजिक संगठन, पुलिस की तरफ से भी खाना बांटा जा रहा है जगह जगह पे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पुलिस एक तरीके से मजदूरों से ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो भिखारी हैं। ये भिखारी नहीं है, मजदूर अपनी मेहनत का करके खाता है। अभी ये परिस्थितियां आ गई, इस तरीके से उसको जीना पड़ रहा है, बंद भी रहना पड़ रहा है, जो जरूरी है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और देश के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। लेकिन सरकारों को उन तक पहुंचना पड़ेगा। ये तो है औद्योगिक मजदूरों की बात, लेकिन जो रोज कचरा बीन के खाते हैं, बहुत दूर दूर के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए अभी सारा ध्यान सरकारों का स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ही लग गया है। लेकिन हमारा सारा आधा ध्यान हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे केवल राज्य में ही नहीं, देश में आप देख लीजिए, हरियाणा के फरीदाबाद की स्थितियां देख लीजिए, सूरत की स्थितियां देख लीजिए, क्योंकि उनको एक दिन ये पका पकाया खाना जो बांट रहे हैं, हम फूड के पैकेट जो बांट रहे हैं, वो भी ट्रांसमिशन का एक तरीका बनेगा लंबे टाइम में। तो उनको सूखा राशन मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो मजदूर हैं वो अपना बना के खाते हैं, वो व्यवस्थाएं होना चाहिए। उनमें बहुत डिले हो जाएगा। हम लोग सीतापुरा का जो औद्योगिक इलाका है, बीकेआई का जो इलाका है, सीतापुरा की समस्या उठा रहे हैं बहुत दिनों से, तब जाके प्रशासन ने परसों से वहाँ पर राशन बांटना चालू किया है। और राशन भी 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल 5 मजदूरों के बीच में दे रहे हैं। वो कितने दिन चलेगा, फिर वापस से बांटना पड़ेगा। तो उनकी जो भोजन की असुरक्षा है वो उनके दिमाग में, ये सही है। कई साथी जो कह रहे हैं, पहले भी कहा है मैंने, जितना सुना है कि उनको अपने घर जाना भी, उनको घर जाना भी लग रहा है कि हाँ उनको घर जाना चाहिए, लेकिन उनको फूड की, ये भोजन की असुरक्षा से खत्म होंगे तब तो वो दूसरी चीजें सोचना बंद करेंगे। पहले सरकारों की जिम्मेदारी है, पूरा प्रशासन। हाँ ठीक है मुकेश गोस्वामी जी, मैं आगे भी आपसे बातचीत करता हूं। डॉक्टर रमेश जोशी उप अधीक्षक हैं एमबी हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सहयोगी अभिजीत भी मेरे साथ अजमेर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रमेश जोशी, मैं कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण या चिकित्सकीय कारण ही है जिसकी वजह से मजदूरों के लिए जो किया जा सकता है वो फिलहाल फिजिबल नजर नहीं आ रहा देश की सेहत के लिए। रमेश जी, मैं आगे आपसे सवाल लूंगा, लेकिन पहले मजदूरों की समस्या पर मैं और प्रकाश डाल लूं। सहयोगी अभिजीत मेरे साथ हैं। अभिजीत, मैंने शुरुआत में एक वाक्य कहा था और मैं फिर ये कह रहा हूं कि देखिए, मजबूरियां होती हैं, वो तर्क नहीं देखती क्योंकि वो मजबूरियां होती हैं। देखिए स्वप्निल, बिल्कुल सही बात कही आपने। जो जिले भर में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं, जहां पर ये प्रवासी मजदूर जो यहां पर शेल्टर होम में रुके हुए हैं, इनकी मजबूरियां ही यही है कि इनको यहां पर अभी रुकना है जब तक कि एक नई गाइडलाइन जो है वो जारी नहीं होती है। करीब 2200 से 2500 ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो पूरे अजमेर जिले में रुके हुए हैं। हालांकि जो प्रशासनिक इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, इनकी तमाम जो बुनियादी जरूरी सुविधाओं को देखते हुए वो तमाम यहाँ पर किए हुए हैं। हम इस वक्त अजमेर के समाज कल्याण के छात्रावास में मौजूद है, जिसको एक नगर निगम की ओर से इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर करीब 150 के आसपास प्रवासी मजदूर जो है वहां रुके हुए हैं। इनके
तमाम जो इनकी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन यहाँ पे किया जा रहा है और तमाम जो दूसरी सुविधाएं हैं, चाहे इनके भोजन की सुविधा हो, चाहे इनके व्यायाम की हो, तमाम वो यहाँ पर संचालित यहाँ पर हो रही है। इसके बावजूद मजदूरों को यहाँ जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजदूरों की एक समस्या है कि इनको अपने गाँव जाना है। कुछ मजदूर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हो और क्या आपको कहना है? मैं सर जालौन जिला का हूँ, यूपी का। मैं अहमदाबाद से आ रहा था, यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया तो यहाँ पर रखा हुआ है। खाने पीने को भी मिलता है, सब बढ़िया बराबर है। और दोपहर में फ्रूट वगैरह मिलते हैं, 24 घंटा लाइट पानी है, सफाई है, सब कुछ है। लेकिन हमारी सर एक छोटी सी आज्ञा है, मेरे को गाँव जाना है। क्या मेरा पूरा काम पड़ा है, सही फसल पड़ी है सर, बर्बाद हो रही है। अगर हो सके तो कृपा करके मेरे को गाँव भेजा जाए। देखिए, यहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही है उससे मजदूरों को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो अलग अलग जगहों के ये मजदूर हैं और इन्हें चूंकि किस दिन के लॉकडाउन की अवधि कल समाप्त हो गई है, प्रधानमंत्री अपनी समस्याएं हैं। मैंने इसीलिए ये कहा कि लोगों को सबसे सुरक्षित अपने घर में ही महसूस होता है। अभिजीत, डॉक्टर रमेश जोशी उप अधीक्षक हैं एमबी हॉस्पिटल के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से। डॉक्टर रमेश जोशी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रमेश, सवाल यही है कि क्या अगर ये निर्णय लिया जाता है आने वाले समय में या 20 अप्रैल के बाद कि ठीक है, हम मजदूरों के लिए व्यवस्था करते हैं अलग अलग राज्यों से उनके इलाकों तक पहुंचाने की 1 या 2 दिन के लिए कुछ छूट देते हुए, तो ये देश की सेहत के लिए फिजिबल होगा क्या? प्रयास किए इन लोगों को अपनी अपनी जगह रखने के लिए, जिसके अंदर राजस्थान एक श्रेष्ठ मॉडल के तौर पे सामने आया है कि सभी मजदूरों को अच्छी तरह ठहराया गया है, सबको अच्छी तरह से भोजन दिया जा रहा है, सबको मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के सभी साधन उपलब्ध कराए गए हैं। उसी वजह से ये जो कुछ कंटेन हुआ है, कुछ अगर कंट्रोल हुआ है तो इसी वजह से हुआ है। अगर हम इस सभी को ख़त्म कर देते हैं और 2 दिन के लिए अलाउ करते हैं तो जितना हमने मेहनत की है वो उस सब के ऊपर पानी फिर जाएगा। एक कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पहले ही जो लोग तबलीगी जमात के लोग थे वो पूरे देश के अंदर फैल गए, हम उनको पूरा ट्रेस नहीं कर पाए। और ये जो सभी लेबर्स हैं, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र से जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, इनका कंपैरिजन नहीं है। बहुत से रीजंस हैं, उनका और इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसमें तो तमाम धर्म जात के लोग होंगे जो मजदूर हैं, लेकिन बात यही है कि क्या इनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देकर शांत किया जा सकता है? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देकर शांत किया जा सकता है। खाने में अगर कहीं कोई कमी है, उनके रहने में अगर कोई कमी है, उनके अगर पूरा मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है तो उन्हें तैयार करना पड़ेगा। और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये बात इन लोगों को सिखानी पड़ेगी कि हमें एक अच्छी हेल्थ के लिए अगर जीवन ही नहीं है तो हम किसके लिए ये सब करेंगे। तो ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है और ज़िंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें हैं जो जिनको मज़दूरों को अपनी अपनी जगह रोका गया है। अपने कई सारे संसाधनों के साथ में सरकारों ने व्यवस्था करी है, वो सब बेकार हो जाएगा। सब मजदूर एक से दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और स्टेट के अंदर भी लोग इधर से उधर हो जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करना संभव नहीं होगा और हमारा सारा जो प्रयास है वो बेकार चला जाएगा, पानी फिर जाएगा। और कोई भी नहीं चाहता कि कोरोना योद्धा जिस प्रयास में लगे हैं उनके प्रयासों पर पानी फिरे। डॉक्टर मुकेश गोस्वामी, जब मजदूर अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे जिस भी माध्यम से पहुंचा रहे हो सकता है फोन के जरिए या फिर किसी अन्य माध्यम से, तो आप एक मजदूर नेता के तौर पर उन्हें क्या जवाब देते हैं? और दूसरा, आप जब सरकार से या प्रशासन से बातचीत करते हैं तो आपको किस तरह का जवाब मिलता है? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। हम भी उनको पूरा ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखनी है, इस बीमारी से हमें बचना है तो घर में ही रहना पड़ेगा। सारी चीज़ें हम भी काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं मज़दूरों की और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा पार्ट आपने जो दूसरा जो क्वेश्चन, हाँ दूसरा जो सवाल आपने पूछा हाँ, उसके बारे में ये है, देखिए कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी राज्य में श्रम विभाग की होती है। उनके पास सारे आंकड़े होते हैं, किस क्षेत्र में कितने मजदूर हैं
और उन मजदूरों को लिए क्या परेशानियां आ रही हैं श्रम विभागों को जाना चाहिए। हम लोग भी जहाँ जहाँ जा सकते हैं जा रहे हैं, उनको खाना पहुँचाने जा रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन हमने जो देखा है राजस्थान में श्रम विभाग का जो रवैया है वो मजदूरों के प्रति ठीक नहीं है। उसी तरीके से जो पुलिस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल अभी हो रहा है किसी भी काम के लिए कार्मिक नहीं है। मुझे तो लगता है कि दूसरे विभागों के जो भी कार्मिक हैं उनको अभी हमें लेना चाहिए काम में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए, क्योंकि पुलिस जो भी काम करने के लिए जाती है उनमें अच्छे लोग भी मतलब हैं, एक सिंपैथेटिक अप्रोच हो तो बेहतर होगा, ये आपका सजेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिम्मेदार कानून ने ये बात सुनी होगी, जिम्मेदार आंखों ने ये चर्चा देखी होगी। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।